अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद जो 21 हल्के जहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सके और जिन्होंने इस्तीफे दिए या फिर वो वजीर आला बने या जो भी हल्के आम इंतखाबात के बाद खाली हुए, उन 21 हल्कों पे कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, उन तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी थे। अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब देखेंगे उस हवाले से जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारान खड़े तो किए हैं, लेकिन अब देखेंगे उसके बाद क्या माहौल बनता है। अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत की, तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। बिजली का मामला हो या फंड्स का मामला हो, उस हवाले से अभी भी बैरिस्टर सैफ साहब के जो बयानात हैं वो आपकी नज़र से गुजरते होंगे कि वफाक उन्हें फंड्स जारी नहीं कर रहा, और अब बिजली चोरी का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। अब पार्लियामान के अंदर जो एहतजाज हुए उसके बाद कई सियासी जमातों की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने अभी भी सियासत के हवाले से कुछ नहीं सीखा, और उन्हें उम्मीद थी कि पार्लियामान में अब वो बड़ा मौसर किरदार अदा करेंगे। लेकिन मुश्तरका इजलास के दौरान जो सदर ने खिताब किया, उसके दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने जो नारेबाजी की उसको मुनासिब नहीं समझा जा रहा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के एक अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन अब देखें कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर वफाक और सूबा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहा है। तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो आ सकेगा या नहीं, या फिर जो जरदारी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए आगे ही बढ़ा जा सकता है और वही एक वाहिद हल है, तो क्या इन बयानात के बाद क्या ये तमाम चीज़ें बयानात की हद तक महदूद रहेंगी, एक हाथ बढ़ाया जाएगा और तमाम जमातों को दावत देकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा? हम बात करेंगे तर्जमान अवामी नेशनल पार्टी ज़ाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, लेकिन उस दिन जो पार्लियामान के अंदर हुआ वो आपके सामने है। आपको लगता है कि पार्लियामान में कोई माहौल बेहतर हो सकेगा? शुक्रिया। देखिए भाई, ऐसा है कि ये जो सूरत हाल है जो मैंने उस दिन देखा था, ये पहले हमने एहतजाज होता है, लेकिन एहतजाज एक महज़ब तरीके से होता है, एक भाईबंदी के तरह होती है। इस तरह नहीं होती जिस तरह हड़बाजी होती है और रोज का मामूल है। देखिए फिर कैसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कैसे सियासी इस्तेकाम आएगा जिससे आपकी मशीयत या आपकी जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। वो तो दिन ब दिन खराब होते जा रही है, क्योंकि जब भी असम्बली में ये पहले जो इनकी अपनी हुकूमत थी, तब भी चोर है, डाकू है, लुटेरे है, फलाने है, ढींगे, हालांकि अपोजिशन उनको कह रहे थे और वो अपोजिशन के साथ उनको बैठना चाहिए था, तो आज ये सूरत हाल मुल्क की ना होती। लेकिन बदकिस्मत ये वो तो अपनी हुकूमत नहीं तो ना कर सके। लेकिन अभी जो जरदारी साहब ने स्पीच की है, उसने अच्छी स्पीच की, उसने ठीक कहा। देखिए इस वक्त जो मसला है वो हमारे मैशत क्या है और सियासी इस्तेकाम किया। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आपकी मैशत भी ठीक नहीं होगा, आपके हालात भी ठीक होंगे। दूसरी तरफ आपको दहशतगर्दी का सामना है, और खासकर जो पिछली हुकूमतों ने जो माहिदे किए थे तालिबान के साथ, जो 40,000 लेके आके इधर आबाद किए, वो उनके उसके वजह से हमारे सूबे का तो खासकर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। देखिए जो हमारे पार्टनर्स है, जो इधर काम करने वाले के लिए आए, वो महफूज नहीं है। हमारे अपने लोग महफूज नहीं है। हमारी जो लाइन ऑर्डर फोर्सेस है वो महफूज नहीं है। हमारी सियासी कारकुन महफूज नहीं है। तो फिर इस सूरत हाल में मुल्क क्या तरक्की, क्या खुशहाली देखेगा? नहीं, और लेकिन इसके ज़ैद खान बाद साहब, फिर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है कि वफाक उनको फंड्स नहीं दे रहा, बिजली चोरी का मामला है, फिर सूबाई हुकूमत जो पंजाब है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है। तो आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ के इस हद तक तो मुतालबात ठीक हैं कि वफाक जो है वो सूबे के साथ ताउन नहीं कर रहा, या आप समझते हैं कि नहीं, वफाक ताउन कर रहा है, सूबा ताउन नहीं कर रहा? देखिए जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। पहले इब्तिदा में तो इसने एक अच्छा स्टेप उठाया कि आके प्राइम मिनिस्टर से मिला, फिर सीसीआई में भी आया था। तो देखिए आपको अभी आप इस पे तो इतराज कर रहे, तो अपनी हुकूमत जो चार साल इसकी यहाँ पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था और सूबे में उसकी हुकूमत थी, तो कितने फंड दिया गया था? हमारे तो जितने बकाए जाते उस वक्त की है। तो दो हमारे सुबह तो इस 10 साल में तो ज्यादा मकरूज हो गया है। 1,000 अरब मकरूज हुआ है। हमारे वक्त हम जब छोड़ रहे थे तो 86 अरब मकरूज था। तो ये मुझे बता दे कि आज जो ये कहते हैं, इल्जाम लगाए, तो ठीक है, वैसे होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ों से मसाइल हल नहीं होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम चीख रहे थे
बदकिस्मती से हमारे जो आवाज़ था उसको दबा दिया गया। हमारे सूबे से उन लोगों को जिनके मौसर आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर होती थी वो ख़त्म हो गया। हम जैसे लोगों को बाहर रखा गया और उसकी वजह भी यही थी। हमने पहले भी ये कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते कि 18 अमेंडमेंट भी इस तरह की अमल हो जिस तरीके से वो बना हाँ, था। लेकिन अमल जाहिद खान साहब, इन इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब जो उस दिन सदारती खिताब किया ज़रदारी साहब ने, और उन्होंने कहा भी कि बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ा जा सकता है, तो उसके बाद आपकी तजवीज़ क्या होगी कि क्या होना चाहिए? क्या फिर तहरीक-ए-इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत दी जाए, तमाम जमातों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा किया जाए? देखिए जी, पहले तो वो जो जमात है जिसने ये सारा काम शुरू किया वो इस बात के लिए तैयार है। क्या पहले तो वो हुकूमती सतह पे तो सूबाई हुकूमत तो फेडरल के साथ बैठ जाए, अगर उनको कोई मसला है तो फिर अवाम को बता दिया जाए। अगर फिर भी ये कहते हैं, देखिए ना, आज तक तो इन लोगों ने क्या ज़ुल्म किया हम सूबे के साथ कि वहाँ पे इलेक्शन सेनेट की नहीं हुई है और सेनेट में जो आपकी नुमाइंदगी आती है, जो फेडरेशन का अलामत है सेनेट, जिसमें सूबों के हुकूक के हुँ, लिए लड़ते हैं, उसमें देखिए उसमें पार्टीबाजी नहीं होती है। सेनेट में आपको पता है और आपने देखा भी, एक और भी हाँ। किया है। मैं 2 दफ़ा सेनेटर रहा हूँ और हमने वहाँ पे जब इश्यू को उठाया, ये हमने नहीं देखा कि हुकूमत साइड की है या अपोज़िशन की साइड है। जो सूबों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, हम हर वक़्त लड़े, उनके लिए आवाज़ उठाई है। अभी बदकिस्मती से जो हुकूमत वहाँ बैठी है, पीटीआई, वो सारा दिन लड़ते रहते हैं, वो लड़ते रहे। आज जो हमारा सेनेट का जो वहाँ से सेनेटर्स आने थे, 11 के सेनेटर, वो नहीं आ सके। तो देखिए, एक आपका हुँ। आवाज़ तो खुद आपने ज़बान काट दी, आपने खुद अपनी आवाज़ बंद कर दी, तो इसमें तो किसी और के क्या कसूर है? हालाँकि पार्लियामेंट के अंदर जब आप और ख़ासकर सेनेट में हो, तो वो बहुत मौसर होता है और आपने देखा भी है, आपने गौर भी किया है, हमने हमेशा के लिए लड़े। देखिए, पीपल पार्टी के साथ हमारे इत्तेहादी हुकूमत था, लेकिन हम जब पीपल पार्टी के वज़ीरों को पढ़ते थे, तो आप ये नहीं समझते थे कि हाँ, हम हुकूमत का हिस्सा है कि नहीं है। लेकिन क्यों? हाँ, कि हम अपने सूबे के हुकूक के लिए लड़ते थे। हमारा किसी के साथ हाँ। कोई ज़ाती लेकिन दुश्मनी या ज़ाहिद साहब, अब सारी सारी सूरत-ए-हाल के दौरान अभी अगर आप देखें तो पहले पीडीएम बनी जिसका आप हिस्सा रहे, फिर आपने वो छोड़ दिया ताल्लुक डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना था उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ। अभी अगर आप देखें तो जो 16 माह की हुकूमत के दौरान आपके इत्तेहादी रहे, आप खुद मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे, मेंगल साहब हो गए, चकज़ई साहब को आप देख लें। अब वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना रहे हैं, उन्होंने मूवमेंट बनाई है। तो इस मूवमेंट का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे तो इस मोमेंट का कोई कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये एहतिजाज करना हर एक है, लेकिन एहतिजाज ऐसा हो कि जो अवाम के हुकूक के लिए हो, तो मेरे ख्याल में वो बेहतरी बात है और हुकूमत को उस पे गौर भी करना चाहिए। अगर आप इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं और आप कहते हैं कि ये हुकूमत ना जाए और मैं कुर्सी पे आके बैठ जाऊँ, तो मसाइल गंभीर होते जाएँगे, वो सही नहीं होगा। आपने जिस तरीके से बात की जी, कि जो पीडीएम ठीक पे है। हुकूमत बैठी, हालाँकि सही, हम उसकी सही। हुकूमत का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन तब भी वो नज़ला तो हम पे भी गिरा ना, हमारे भी हुँ, लोगों ने एहतसाब किया। तो एक बात ये वाज़ेह हाँ, है कि अगर आप आवाम के को तवज्जो नहीं देंगे, आप आवाम के मसाइल के लिए मिल बैठकर हल नहीं ढूँढेंगे और बगैर मिल जी, बैठने से आप ये मसाइल आपके हल नहीं हो सकते। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हाँ, बैठना होगा और ख़ासकर जो पीटीआई है, जिसने जब जब भी इसमें आते, बाकी बैठ जाते हैं, बाकी बात भी कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो बात करने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं इमरान खान को छोड़ दो भाई, इमरान खान आ जाएगा। आप बैठ जाइए, बात तो कर हाँ, लेना, ताकि काम तो चलाए। जब काम चलेगा तो सारे साथ बातें होंगी। ये देखिए ना, एक अगर आप रेट लगाएँगे तो रेट से मसाइल हल नहीं होगा, बल्कि हाँ, और गंभीर होता जाएगा। तो इस वक़्त देखिए, हुँ, अभी दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हालात देखने, इसराइल और ईरान का जो इस वक़्त एक जंग का माहौल बना है, वो भी हम पे भी असरात कर रहे हैं। आपके पेट्रोल और डीज़ल महँगे होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम ये इजाज़ती तो होनी चाहिए। यानी सियासी इस्तेहकाम तो हमारे मुल्क में हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे तो वैसे भी मैशत ठीक नहीं है, हमारी तो यहाँ भी वैसे भी दहशतगर्दी है, बैनुल-अक़वामी सतह भी हमारे पे ऊपर प्रेशर है। फिर हमारा हमसाये में अगर ईरान का से इसराइल के साथ कुछ होता है, तो उसके हाँ। असरात पे हम पे होंगे। तो मेरे ख़्याल में इस लेकिन वक़्त ज़ाहिद साहब, बहुत अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हैं उस हवाले से एएनपी के नो डाउट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आपके सामने हैं, खुद तहरीक-ए-इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो तहरीक-ए-इंसाफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अब वही इलेक्शन कमीशन जो है वो कल 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाने जा रहा है, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए जी, वो जो जितना बड़ा इलेक्शन था उसका हुआ और उसको जिस तरीके से हुआ, आपको पता है, इससे ये एक दफ़ा थोड़ी हुआ। हमारे साथ तो
नादर भाई आपको तो पता है हमारे साथ तो 2013 में जो कुछ हुआ, हमारे साथ जो 18 में कुछ हुआ, अभी 2024 में जो कुछ हुआ, हम तो इसके आदी बन गए ना। जो हमारे साथ होता रहा तो अब हम ज़मीनी इलेक्शन से का तो रखे कि उसमें क्या होगा, वही होगा जो पहले हुआ था। लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क ऐसे छिड़ेगा नहीं अगर आप सही तरीके से शफाफ इलेक्शन नहीं करेंगे और जो अवाम जिनको मुंतखब करके उसको इख्तियार नहीं देंगे तो मसाइल आपके बढ़ते जाएंगे, आप कम नहीं होंगे। और ये एक दूसरे की टांग खींचने से मसला हल नहीं होगा। हम मिल बैठ के सब बैठ कर इसका कोई हल ढूंढे कि ताकि आइंदा के लिए जब इलेक्शन हो और वो ऐसा इलेक्शन हो कि कोई उंगली ना उठाए, उंगली तो तब भी उठेगा लेकिन कम से कम तो उठे ना। इस तरह तो ना हो जो अभी ये 2-3 इलेक्शन हुए जिससे तबाही हमारा मुल्क तबाही की तरफ चला गया। अब अभी आपने देखे गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये सारा किस वजह से हुआ? लोग मुतनफिर हो जाएंगे डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से लोग मुतनफिर हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि छोड़ो बस कोई भी आ जाए, हमें बस हमारे सुकून से हो मुल्क में। तो ये मसला मेरे ख्याल में है कि सियासतदानों पे अभी इस वक्त बहुत जिम्मेवारी आयद होती कि वो बैठ कर इस मसाइल का हल ढूंढे और निकाले। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। नादिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हम नईम हैदर पंजोता साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नादरीन। जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पंजोता साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त मुख्तलिफ चीजें हैं, कल ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं मुल्क में 21 हल्कों में, उसके बाद जो फिर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से हम उन पर भी बात करेंगे। लेकिन बुशरा साहिबा के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के खदशात रहे हैं, तिब्बी मुआयने के हवाले से खदशात रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा कि मुख्तलिफ चीजें सामने आई, डॉक्टर की गुफ्तगू सामने आई, क्या अब तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हुए हैं या खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात मुलाकात में उन्होंने कुछ बताया है, या क्या इस वक्त इस हवाले से आपका मौक़िफ़ है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। अभी जो है मैं अगर आपको बताऊं तो आज जो टेस्ट हुए हैं बुशरा बीबी साहबा के, तो उसके अंदर जो हमें जो डॉक्टर साहब ने बताया है, जो रिपोर्ट्स सामने जो है वो आई हैं, उसके मुताबिक जो उन्होंने तज़किया दिया है कि एक तो जो खुराक की नाली है उसके अंदर भी जख्म पाए गए हैं और मैदे के अंदर भी जख्म पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर जो तेज़ाब की जो मकदार होती है मैदे के अंदर, उस तेज़ाब की मकदार से ज़्यादा जो है वो तेज़ाब मैदे के अंदर पाया गया है। तीसरे नंबर पर यह है कि जो दिल का जो अटैक है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया है कि एक जो है वो एक पोर्शन जो है वो उस क्लॉटेज की वजह से बंद जो है वो नज़र आया है। तो ये सारी सूरत हाल जो है अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर देखें, हम पहले दिन से कह रहे थे कि उनके टेस्ट करवाए जाएं, लेकिन उस वक्त भी टेस्ट की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई और बार बार अदालत से रजू करने के बावजूद टेस्टों की इजाज़त नहीं दी जाती रही। आज देख लें कि जब उनके टेस्ट हुए हैं तो उनकी जो फैमिली, उनकी जो बेटी हैं वो भी मौजूद थी और डॉक्टर साहब ने उन्होंने बताया कि आज उनसे बात जो है वो भी नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी उनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी और होंठ जो है उनके वो ख़राब हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो खान साहब से जो है उनके टेस्ट लेने के लिए अडयाला जेल में गए हुए हैं। तो वो जब आएंगे, मैं अगर अडयाला जेल की सूरत हाल आपको बताऊं तो अटक में जब मैं खान साहब के साथ जब उस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर आसम साहब, और जाकर टेस्ट करने के लिए उस वक्त भी जो है वो जो आलात होते हैं जिससे चेकअप किया जा सकता है या ब्लड सैंपल, उस वक्त भी नहीं ले जाने की इजाज़त दी गई थी। और उस वक्त भी बस ज़ुबानी जो है उन्होंने खान साहब से पूछा था कि आप कैसे हैं जी, आपकी तबीयत कैसी है। तो इस तरह जो है आप गिरफ्तार करते हैं, इस तरह आपने ही अंदर डाला है, और अगर आप अंदर डालेंगे और आप ही उस अपने सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे तो कंसर्न बड़े क्लियर थे कि खान साहब के नहीं, लेकिन फिर अभी जो पंजोता साहब जो अभी फिर तिब्बी मुआयना हुआ है, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, इससे जो है वो डॉक्टर साहब जो है इसके ऊपर एग्जैक्ट ओपिनियन देंगे। मुझे जहाँ तक इतलात हैं कि खून के जो हैं टेस्ट वो नहीं लेने की इजाज़त दी गई, तो वो अब एग्जैक्ट उसके ऊपर स्टेटमेंट हमारी ऑफिशियल आएगी जब रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी उसके ऊपर तज़किया दिया जाएगा। तो अभी उनकी खान साहब से है मुलाकात और उसमें उन्होंने उनका देखते हैं कि उनके टेस्ट करवाने देते हैं वहाँ पर या नहीं करवाने देते या क्या होता है सूरत हाल, तो उसके बाद आपके सामने ठीक है। लेकिन पंजोता साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी बताइएगा कि इस वक्त अब जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि वफाक जो है वो ताउन नहीं कर रहा,
वफाक पैसे नहीं दे रहा सूबे को। फिर बिजली के हवाले से जो बातचीत हुई वो भी आपके सामने है। खान साहब की इस हवाले से क्या हिदायत है कि अगर वफाक आपके मुताबिक ताउन नहीं कर रहा तो फिर आगे तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, बात यह है कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के एक सो कॉल्ड हुकूमत बनाई गई है, एक टिकटॉकर वज़ीर आला बनाई गई है, जिन्होंने जो अपने हल्के भी हार चुके हैं, तो उन्होंने जब गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आकर मनसब संभालना है तो उन्हें आवाम की क्या फिक्र होगी, वो कैसे डिलीवर कर सकेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि आपने तीनों अदवार में इनकी हुकूमत देखी, इनका रिजल्ट जो है वो जीरो रहा, और यही सूरत हाल अब भी है कि अवाम ने इसी वजह से इन्हें रिजेक्ट किया। लेकिन आप धांधली के जरिए अगर जाकर बैठेंगे तो क्या आपको अवाम बैठने देगी? अब जो सूबे है खैबर पख्तूनख्वा, उसके साथ जो तेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, वहाँ के वजीर आला जो हैं वो, उन्होंने हालांकि बिल्कुल, हम किसी सूरत शहबाज शरीफ से सलाम लेना भी गवारा ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी उस सूबे की खातिर जो है वो बतौर वजीर आला वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि आपके हमारे ड्यूज़ हैं सूबे के और वो दिए जाएं। अब चोरी के इल्जामात जो हैं वो सूबे पे लगाए जा रहे हैं। बेसिकली जो है इनके पास अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दूसरे सूबे जो है ये समझते हैं शायद ये कश्मीर का हिस्सा, अपना इंडिया का हिस्सा है या किसी और मुल्क का हिस्सा है, तो फिर उस हिसाब से सौतेला जैसा सलूक नहीं तो पंजोदा साहब, फिर स्ट्रेटेजी होगी क्या? अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं? क्या खान साहब की क्या हिदायत है? देखिए, खान साहब की हदायत इस हवाले से तो बड़ी क्लियर हैं कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, और जो अवाम का मैंडेट छीना गया है उसके ऊपर हमारे जलसे, जुलूस, रैलियां जो हैं हम निकालेंगे, और शेड्यूल आपके सामने आएगा। ये जो हियरिंग आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत वाली, उस समाअत के बाद फौरन ही फैसलाबाद के अंदर मेरी, क्योंकि खान साहब से मुलाकात जो है वो 2 दिन पहले हुई है, तो उसके अंदर उन्हें बताया गया है कि फैसलाबाद में हम पहला जो है वो कर रहे हैं वहाँ पर जलसा। बेसिकली अब जो अवाम है, अवाम नहीं निकलना है, रोड्स पर आना है, जलसे करना है, यही रास्ता बच गया है। अदरवाइज तो जिस तरह अदालतों को यरगमाल बनाया गया है कि जजेस इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, उधर से एक्सटेंशन की बातें हमें सुनाई दे रही हैं, तो शायद हर बंदा आप लेकिन है वो लालच में। जी हाँ, लेकिन पंजोदा साहब, अभी अगर आप देखें तो हलीम आदिल शेख साहब का बयान भी आया था, आपके जो पुराने साथी हैं उनके हवाले से, उनको गद्दार भी उन्होंने कहा है। आप समझते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब का जो बयान है वो दुरुस्त है, या ये उनकी जाती राय है जो उन्होंने अली जैदी साहब से मुतल्लिक या दूसरों से मुतल्लिक एक बयान दिया है? देखिए, बात यह है कि अली जैदी साहब के हवाले से मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी कि उन्होंने क्या दी है, लेकिन खान साहब की जो स्टेटमेंट होती है वो डेफिनेटली हतमी होती है। कोई भी किसी की भी वापसी है उसके हवाले से जो डिसीजन होता है वो खान साहब का होता है, तो खान साहब जो फैसला करेंगे वही जो है मेन डिसीजन होगा और वही उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। जी नहीं तो अभी इसका मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, उन्होंने राब्ता भी किया है, लेकिन अब हतमी फैसला जो है वो खान साहब करेंगे। बिल्कुल, बात यही है कि देखें, किसी कोई भी है, अब आप देख लें कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब से लातल्की का इजहार किया, या उसे सियासत जो है वो छोड़नी पड़ी, या जो है उसे जो है वो जो है बिल्कुल अगर उसने हिस्सा लिया है तो उसका रिजल्ट उसने जीरो पाया है। तो अब हर बंदा कोशिश तो यही करेगा कि जो है वो वापस आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो दोबारा वहां से सफर स्टार्ट करे, लेकिन ये फैसला जो है ये खान साहब का है कि वो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो नईम साहब, वैसे अभी कोई एक दो नाम शेयर कर सकते हैं कि किस किसने राब्ता किया? फवाद चौधरी साहब जेल में थे, वो भी अब बाहर आ गए हैं, तो क्या उन्होंने कोई राब्ता किया है? डेफिनेटली जी, फवाद चौधरी साहब देख लें आप, ओवरऑल सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी साहब को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने वो वादा माफ गवाह नहीं बने। ठीक है जी, और जिस तरह उन्हें जेल में जो है वो रखा गया है फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने सारी तकलीफें बर्दाश्त की, तो उसके बावजूद वो डटे रहे, खड़े रहे, और नो डाउट उन्होंने स्टेटमेंट भी उस वक्त दी थी, लेकिन वो इमरान खान साहब के खिलाफ खुल के नहीं आए। तो खान साहब मैं समझता हूँ कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखते हैं, और इसी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि फवाद चौधरी को वादा माफ गवाह बनाने की, अभी भी वो से उसके ऊपर केसेस खत्म हो जाएंगे अगर वो मेरे खिलाफ बोल पड़े, लेकिन अल्टीमेटली किस वक्त उनको लाना है या नहीं लाना, वो फैसला जो है वो खान साहब का ही है। जी लेकिन इसी के साथ साथ अभी अगर आप देखें तो कल जो 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन है पंजोदा साहब, वो होने जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आम इंतखाबात के हवाले से वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपको अदम एतमाद है, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये जो 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मामला है कल, उस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या माहौल देख रही है?
देखें, जो इलेक्शन है, पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में जो वोट जिस तरह से पड़ा है, तो आखिर में उनको 8 फरवरी को जीती हुई पीटीआई को 9 फरवरी को उनको फॉर्म 45 में तब्दीली करके हराना पड़ा। और यही सूरत हाल आप देखेंगे कि 21 तारीख को इंशाल्लाह ताला अवाम निकलेगी और अवाम के अंदर शऊर आ गया है। और खान साहब ने भी हमसे मुखातब होते हुए परसों यही कहा कि आप जो है अपनी जंग जीत चुके हैं। उन्होंने कप्तान को इस मुल्क की खातिर लोगों ने वोट दिया है और 21 को भी वो वोट देंगे। लेकिन ये एक प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए हैं, जो हमें इतलात मिल रही हैं कि ये जेली वोट बनाकर भी बैठे हुए हैं, मोहरें लगाए हुए पहले वोट ने रखे हुए हैं। और ये भी मिल रही हैं कि धांधली के हवाले से दोबारा उसी तरह से पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। सर्विस जो है वो बंद करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं कि नेट जो है वो मोबाइल की सर्विस नहीं होगी। दूसरे नंबर पर जो वकला की तादाद है वो भी हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर होगी और फॉर्म 45 लेने तक पूरी एक जंग जो है वो जारी रहेगी। लेकिन ये बताइएगा मुख्तसर नईम साहब के, अभी हमने देखा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का एक बयान सामने आया था कि असद कैसर साहब जो है वो माफी मांगेंगे, माजरत करेंगे, तो उसके बाद ही फिर मौलाना साहब बातचीत करेंगे या मामला आगे बढ़ेगा। तो ये JUIF के साथ इख्तिलाफात आपके पैदा हुए हैं, आप इस हवाले से कोई बताएंगे या क्या बातचीत चल रही है? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो बयान है वो किस तनाजुर में उन्होंने दिया है? नहीं, देखें, JUI जो है उसके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन आप देखें ना कि ऐसी सूरत हाल बनाई गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो जुल्म से तम किया गया उस वक्त, और ओवरऑल अगर आप एक बैकग्राउंड देखें मौलाना साहब का, तो वो कोई इस तरह से नहीं है कि वो कोई इस मामले के अंदर कोई उनका पॉजिटिव हमेशा रोल रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी एक वो कहते हैं ना कि एक चीज़ या एक लालच या एक उस चीज़ के लिए वो हमेशा जो है वो करते हैं। तो इस हवाले से खान साहब से भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो एटलीस्ट खान साहब ने यही कहा कि आप देख लें बाहर की पोजीशन के मुताबिक, तो जो आप लोगों का फैसला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नईम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो पार्लियामान के अंदर हो रहा है और जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस हवाले से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अब कल जो है सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ें हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन अब कल तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो आम इंतखाबात हुए उस पर मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन तहरीक इंसाफ हो, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कल 21 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात। आप क्या देख रहे हैं माहौल के? इन इंतखाबात के बाद नताइज को मानेगी PTI या आप समझते हैं कि नहीं, एक बार फिर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उसी तरह इज़हार करेगी जैसे माजी में करती आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो फैसला माजी में भी उनके हक में आता रहा, उन्होंने उस फैसले से इत्तफाक भी किया और उसको सराहा भी। उन जजेस की भी उन्होंने तारीफ की, अवाम की भी तारीफ की, लेकिन जो ही उन फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसी वक्त वो एक गालन गलोच का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि कल वाला जो इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो किसी भी चीज़ को परखने का मेयार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके मुख्तलिफ जो है वो नताइज आते हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ सारी सीटें हारती रही थी, और फिर जिस वक्त इत्तेहादी हुकूमत आई तो इत्तेहादी हुकूमत ने भी काफ़ी हल्के हारे। तो ये कोई इस किस्म का ये मेयार नहीं होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम इलेक्शन जो है उसको शफाफियत उसकी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई कमी भी अगर उनके एंड से रह जाए तो उसके तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाते हैं और फिर एक अजीब सा दंगल शुरू हो जाता है और फिर कोई भी रेलेवेंट फोरम इस्तेमाल नहीं करता। लोगों को निकालने की कोशिश, मुल्क का जो निज़ाम है उसको रोकने की कोशिश, सड़कों को ब्लॉक करना, मरीज तकलीफ में, स्कूल जाने वाले बच्चे तकलीफों में। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम के लिए ठीक नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा पैमाना जो है सेट करना पड़ेगा। हमें किसी न किसी पे एतमाद करना पड़ेगा, अपनी अदालतों पे एतमाद करना पड़ेगा, अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है।
शख्सियात की बजाय अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तो उसके मुस्बत नताइज और रिजल्ट्स आएंगे जिससे हमारी कौम और मुल्क आगे चल पाए। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अभी अगर आप देखें तो जो 16 माह की हुकूमत रही, इत्तेहादी हुकूमत, उसमें मेंगल साहब आपके और आप खुद मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे। अब मेंगल साहब ने बाकी जमातों से मिलकर एक इत्तेहाद बना दिया है हुकूमत के खिलाफ। मौलाना साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों को इस इंतखाब में मायूसी हुई है वो हमारी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे हों या वो किसी अबूरी हुकूमत का हिस्सा रहे हों, उनको अगर मायूसी हुई है नताइज से हुई है या उनकी एडजस्टमेंट के हवाले से हुई है तो वो ज़रूर तकलीफ में हैं और उनको उन्होंने अब किसी न किसी जगह सियासत तो करनी है। यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है और जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इक़्तिदार के लिए और अपने ओहदों के लिए वो इस मुल्क की सलामती से खेलना भी शुरू कर देते हैं और जो नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त अगर आप, जैसे हमने ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र किया, अभी सदारती जो खिताब था जरदारी साहब का, उन्होंने वहां भी ये बात कही कि बातचीत के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो हसन मुर्तज़ा साहब, क्या ये बेहतर होगा कि जिस पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहरीक इंसाफ है, उनको बाज़ाब्ता दावत भी दी जाए, बैठने की एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा किया जाए, बातचीत जो है वो की जाए? यकीनन जी, तहरीक इंसाफ को यकीनन बातचीत के लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल हो सकते हैं। सियासतदानों का काम बंद गली में ले जाना नहीं है मुल्क को, बल्कि सियासतदान तो रास्ते बनाते हैं और बातचीत के ज़रिए बनाते हैं। हम कोई मुसल्ला लोग नहीं हैं। हमारी नियती जद्दोजहद है और सियासी जद्दोजहद है। हमें वो मामलात जो है वो बातचीत के ज़रिए, आइन की सरबुलंदी के ज़रिए, पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए, इदारों की मजबूती की सूरत में हम ये सारे मामलात हल कर सकते हैं और हमें बातचीत की तरफ जाना चाहिए। बेशक आज बुरी बातें लग रही होंगी तहरीक इंसाफ को, लेकिन एक वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ चाहेगी कि मैं आके मुज़ाकरात के लिए बैठूं और उस वक्त कोई बैठने वाला और बिठाने वाला नहीं होगा। तो हमें इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए, हमें जरूर कदम बढ़ाना चाहिए और ये वक्ती तौर पे शिकस्त नजर आती है, लेकिन मुल्की मफाद के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जमहूरी जमातों को मजबूत करने के लिए बातचीत ही वाहिद हल और रास्ता। मुर्तज़ा साहब, जो हुआ सदारती खिताब के दौरान, दो जो अराकीन हैं उनकी कौमी असम्बली के स्पीकर ने रुकनियत भी मुअत्तल की है। आप, अब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो अराकीन हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है, अभी भी उन्होंने सीखा नहीं है। जो नारेबाजी की गई, जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आप क्या देख रहे हैं कि असम्बली का माहौल जो है वो ऐसे ही रहेगा या नहीं? अब तहरीक इंसाफ ने कुछ सीखा है और आगे चल के कोई बेहतरी देख रहे हैं? देखें, हम तो 1985 में जो गैर जमाती इंतखाब हुए और जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था, हम तो आज तक उसको अपनी गलती मानते हैं और उस पे आज भी हम पछताते हैं कि वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए थी। इस दफा भी हम ये कहते थे कि उनसे इंतखाबी निशान भी ना लिया जाए और उन्हें लड़ने दिया जाए। वो इलेक्शन लड़े, खान साहब अपनी कैंपेन करें, वो बाहर रहें, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज PMLN की हुकूमत ना होती, तहरीक इंसाफ की भी होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना था। तहरीक इंसाफ ने जो पिछले 4 सालों में किया था, उनकी कारकर्दगी उससे बेहतर नहीं हो सकती थी। उनका काम, तवज्जो काम पर है ही नहीं है। अच्छा। वो हमेशा एहतजाज की सियासत करते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, तोड़ फोड़ की सियासत की वो उनको होती है कि हम करें और हम पब्लिकली हम जिंदा रहें। बेशक हम उससे मुल्क का नुकसान हो, पार्लियामान का नुकसान हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हसन साहब, अभी जो बुशरा साहिबा के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, आप समझते हैं कि उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात PTI के दुरुस्त हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है या इस तरह के जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं? नहीं, ये तो वैसे बातें हैं, जहर क्यों देना है किसी ने, और फिर खातून किसी की भी हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हुकूमत को भी चाहिए कि उस पे जो है वो संजीदगी से
गौर होना चाहिए और उनका जो तहकीकात हैं, जो उन इल्ज़ामात की तहकीकात हैं, वो भी होनी चाहिए। ख़वातीन जो हैं वो तो सबकी हैं जी। हम तो कभी भी पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे नहीं यकीन रखती कि वो किसी भी खातून को, ख़्वाह वो इमरान खान साहब की हो, ख़्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हों, वो सारी काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। उनका एहतराम भी होना चाहिए और उनके साथ कोई इस किस्म की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए कि उनकी जान को खतरा हो। लेकिन एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा कर रही है कि अप्रैल का महीने में ही खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सियासी माहौल और जो केसेस हैं वो आपके सामने हैं। आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि क्या वाकई खान साहब महीने डेढ़ में आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना, ये फैसला तो अदालतों ने करना है और मामलात अदालतों में है। अगर मैं उस पर कोई भी कमेंट करूं तो मुनासिब नहीं है। अदालत का हमें इंतजार करना चाहिए। वो महीने में निकाल दें, वो 10 सालों में निकालें, वो 1 दिन में निकालें, अदालत का काम है। ठीक है हसन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो केसेस के हवाले से या फिर जो सूबाई हुकूमत के वफाक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।